के इस चुनावी जनसभा में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मशील, जुझारू और यशस्वी अध्यक्ष श्री डॉक्टर संजय जायसवाल जी, हमारे यहाँ बक्सर की विधानसभा से हमारे बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता, संगठन के प्रति समर्पित, समाज के प्रति समर्पित ऐसे हमारे प्रत्याशी श्री परशुराम चतुर्वेदी जी, हमारे वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयराज चौधरी जी, हमारे जिला की अध्यक्षा बक्सर की श्रीमती माधुरी कुंवर जी, हमारे जेडीयू के जिला के अध्यक्ष श्री विंध्याचल कुशवाहा जी, भगवान चौधरी जी, जिला अध्यक्ष वीआईपी पार्टी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में विधायक रहे डॉक्टर स्वामीनाथ तिवारी जी, रमेश वर्मा जी, नगर के अध्यक्ष, हमारे युवा साथी अर्चित जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, सबसे पहले जब मैं यहाँ बक्सर में आया हूं तो मैं कहना चाहूंगा कि मां गंगा के ही पावन धरती के प्रणाम करा तारी, महर्षि विश्वामित्र के पुण्य भूमि के रहुआ सबके अभिनंदन करतानी। आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। बिहार एक ऐसी तपोभूमि है, कर्म भूमि है, जिसने समाज को, देश को, दुनिया को एक दृष्टि दी। और सिर्फ मैं ये भाषण के लिए नहीं कह रहा हूं, हम महात्मा बुद्ध को याद करें, चंद्रगुप्त को याद करें, महात्मा गांधी ने भी पहली सत्याग्रह चंपारण में की, उनकी भी कर्म भूमि रही तो बिहार रही। और आजाद भारत में अगर हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद करें तो ध्यान में आता है कि आजाद भारत में भी प्रजातंत्र को मजबूत करने का और कांग्रेस का वैकल्पिक सरकार देने का अगर किसी ने बीड़ा उठाया तो संपूर्ण क्रांति के नाम पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने उठाया। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, ऐसी धरती को और ऐसे धरती के सपूतों को कुछ मैं अपनी ओर से कहूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब जागृत प्राणी हैं, आपने सब कुछ देखा है और मैं तो ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, तो वो बिहार से सीखा है, बिहार की पावन धरती से सीखा है, यह मैं कह सकता हूं। और फिर मैं कहूंगा, कहने के लिए नहीं, यहां बक्सर आया हूं। जब मैं छोटा था तो मेरे घर पर कैलाशपति मिश्रा जी आया करते और मैं अपने पिताजी से पूछा करता था कि पिताजी ये क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। बुद्धि छोटी थी तो हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा ये समाज का काम करते हैं, अच्छे लोगों को इकट्ठा करते हैं और अच्छे नेता बनाने का काम करते हैं, ये इनका काम है। ये बचपन में मुझे याद है। 1974 में मैं 10वीं का विद्यार्थी था। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चरम सीमा पर था। 18 मार्च, विधायक उस समय इस्तीफा देने की बात हो रही थी। उस समय लालमुनि चौबे के नेतृत्व में हमारे 7 या 8 जनसंघ के एमएलए थे या 12 थे, सबने इस्तीफा दिया था। लालमुनि चौबे उसमें आगे आए थे, यह भी हमको ध्यान है। तब मैं 10वीं का विद्यार्थी था और लालमुनि चौबे का भाषण पटना के गांधी मैदान में हुआ था और पहली बार मुझे उनको देखने का अवसर मिला। रामदेव महतो, जो जनसंघ काल से जिन्होंने पार्टी को मजबूत किया, उसकी नींव खड़ी की, इन सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, डॉक्टर स्वामीनाथ तिवारी बैठे, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनसंघ को भी
प्रस्तुत करके आगे बढ़ाया और देश में इस दृष्टि दी है, इसके लिए मैं इनको नमन करता हूं, इनसे ताकत लेता हूं, इनसे शक्ति लेता हूं और उस शक्ति के आधार पर मैं आज आप लोगों के बीच में बातचीत करने के लिए आया हूं। मित्रों, चुनाव की बेला है। परशुराम जी कह रहे थे कि हमने चुनाव की दृष्टि से ये काम किया, हमने चुनाव की दृष्टि से ये काम करना है। हमारे डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने आपके सामने जो काम किए उसको गिनाने का प्रयास किया। मित्रों, आप याद करो, 2014 के पहले कोई भाषण में कोई अपने काम गिनाता था क्या? 2014 के पहले भाषण क्या होता था? उसने ये नहीं किया, उसको ऐसा है, वो ऐसा है, वो फलानी जाति का है, वो फलानी जाति का है, वो अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये गंगा के उस पार का है, ये गंगा के इस पार का है। यानी भारत की राजनीति, बिहार की राजनीति जातिवाद, भाई भतीजावाद, अपनेपन से, परायेपन से समाज को बांटते हुए चुनाव के मैदान में हम उतरा करते थे। लेकिन 2014 के बाद पहली बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत की राजनीति की संस्कृति और चाल ढाल और रंग बदल दिया और उसको एक रिपोर्ट कार्ड के साथ जोड़ दिया। इस बात को हमको समझना चाहिए। आज कोई भी आता है तो वह रिपोर्ट कार्ड की उसको बात करनी पड़ती है, काम के आधार पर वोट मांगना पड़ता है। ये मोदी जी ने भारत की राजनीति की चाल बदल दी। आज कोई भी आता है तो उसको अपना काम गिनाना पड़ता है और जब काम गिनाने की बारी आती है तो मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी किसी पार्टी को और कभी भी किसी नेता को इस आधार पर मत चुनो कि वो क्या करेगा, वो पार्टी क्या करेगी। किसी को भी चुनना है तो इस आधार पर चुनो कि उस पार्टी ने और उस व्यक्ति ने, उस कैंडिडेट ने पीछे क्या किया है। अगर पीछे उसने अच्छा काम किया है तो आगे भी करेगा और पीछे अगर गलत काम किया है तो आगे भी वो आपका भला नहीं करेगा। इसको आपको समझना चाहिए। और जब मैं ये बात कहता हूं तो मुझे ध्यान में आता है, आजकल मैंने देखा आरजेडी का पोस्टर, उसमें सिर्फ तेजस्वी दिख रहे हैं, लालू जी उसमें नहीं दिख रहे। अब क्यों नहीं दिख रहे भैया? जब तक रहेगा बिहार में आलू और तब तक रहेगा लालू। अब पोस्टर ही उनके बेटे साहब ने गायब कर दिया। क्यों गायब किया? इसलिए गायब किया कि बिहार की जनता जागरूक हो गई है, जानती है कि अब लूट राज नहीं चलेगा, अब लालटेन राज नहीं चलेगा, अब मोदी का एलईडी राज चलेगा। इस बात को समझ गई है, ये जान गई। गुंडा राज नहीं चलेगा, कानून का राज चलेगा, बाहुबली का राज नहीं चलेगा, विकास बल का राज चलेगा। ये अंतर आ गया है और इसलिए मैं ठोक बजा करके कहता हूं, आप याद करो, प्रधानमंत्री जी ने पिछले चुनाव में 2015 में 1,25,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया था। किया था कि नहीं किया था? किया था ना। लोग अगले चुनाव में भुला देते हैं, भूल जाते हैं, कोई पूछे तो जवाब नहीं देते। मैं आपके सामने बहुत गौरव के साथ ये बोलने आया हूं कि मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ तो बिहार को दिया ही दिया, साथ में 40,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए और मैंने ये सारे गिनाए हैं। 10,000 करोड़ रुपए दिया गया है शिक्षा के लिए, 600 करोड़ रुपए दिया गया स्वास्थ्य के लिए, जिसमें डुमरांव का कॉलेज मैंने नहीं जोड़ा है, जिसमें मैंने 12 कॉलेजेस नहीं जोड़े हैं, जिसमें मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दरभंगा 1200 करोड़ का नहीं जोड़ा है। उसके अलावा 600 करोड़ दिए, 54,000 करोड़ रुपए दिए हैं हाईवे के लिए, 17,000 करोड़ रुपए दिए हैं ये ब्रिज बनने के लिए, लगभग 22,000 करोड़ रुपए दिए हैं रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए और इन सब के अलावा
40,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बिहार को दिया है, तो मोदी जी ने दिया है। इसलिए मैं सीना थान करके बोलता हूं कि ये रिपोर्ट कार्ड वाली सरकार है, जो कहती है उससे ज्यादा करके देती है। ये बात आपको बताना चाहता हूं। अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, ये गरीब कल्याण पैकेज आया कोविड के दौरान। आपके ध्यान में आया होगा कि पहली बार ऐसा हुआ कि 80 करोड़ की जनता को 5 किलो का चावल या 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल हर एक व्यक्ति के लिए, 80 करोड़ जनता के लिए मार्च महीने से लेकर के छठ तक देने का इंतजाम किया। तो मोदी जी ने किया है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। इतना ही नहीं, लगभग 8 करोड़ बहनों को 3 महीने के लिए गैस का चूल्हा मुफ्त दिया, गैस के सिलेंडर मुफ्त दिया। जनधन खाते के बारे में चर्चा होती थी तो हमारा मजाक बनाया जाता था, क्या मोदी जी ने काम पकड़ लिया, ये जनधन खाता करके क्या करेंगे, और वो भी बिना अकाउंट के बजट खोल रहे, बिना अकाउंट के जनधन का खाता खोल रहे। 2014 में जनधन खाता, 2014 में 2.25 करोड़ लोग खाता धारक थे। आज 44 करोड़ 44 लाख लोग खाता धारक हैं। और इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा यह हुआ कि कोविड के दौरान जब लॉकडाउन था, न पोस्टमैन, न पोस्ट ऑफिस, न मनी ऑर्डर, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए, 1500 रुपए 3 महीने के लिए पहुंचा दिए, ताकि उनका चूल्हा जल सके, उसकी चूल्हे जलने की व्यवस्था हो सके। यह है बदलता भारत, यह है आगे बढ़ता भारत, यह है भारत छलांग लगाता हुआ। आप बताइए, 10 करोड़ किसानों के लिए मोदी जी ने 2-2 हजार रुपए का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूं, दिया कि नहीं दिया? कैसे गया? एक समय में भारत का प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी बोलते थे कि 1 रुपए भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, और अब प्रधानमंत्री जी ने 8 करोड़ 50 लाख लोगों को सीधे सीधे उनके खाते में 2,000 रुपए की किस्त पहुंचा दी, और दूसरी 2,000 रुपए की किस्त के लिए 17,000 करोड़ रुपए रिलीज कर दिया है। वो अभी आपको मिल जाएगा, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। इस तरीके से काम। मित्रों, दिव्यांगजन, बुजुर्ग, जो बूढ़े हैं, जो हमारे विधवा बहनें हैं, उनको भी 1-1 हजार रुपए देने का काम 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। कौन करता था दिव्यांग की चिंता? कौन करता था बुजुर्गों की चिंता? कौन करता था हमारी विधवा बहनों की चिंता? लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सीधे उनके खाते में भी पहुंचाने का इंतजाम किया। यही नहीं, आत्मनिर्भर भारत का पैकेज। मित्रों, जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात बोल रहे हैं, उनको यह मालूम नहीं है कि ये आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से बिहार की तस्वीर बदलने वाली है। अब आप नौकरी देने वाले नहीं, नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनोगे, लोगों को रोजगार दोगे। यह परिस्थिति आकर के खड़ी। 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा एग्रीकल्चर में, और वो खर्च हमारे द्वारा नहीं होगा, आपके द्वारा होगा। आप बनाएंगे फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, आप तय करेंगे कि आपके खेत में क्या चाहिए, आप तय करेंगे कि आपको कोल्ड स्टोरेज चाहिए या स्टोरेज चाहिए, आप तय करेंगे कि आपको सड़क चाहिए या मंडी का विस्तार चाहिए, आप तय करेंगे कि किसान के विकास के लिए कौन सी फैक्ट्री लगनी चाहिए, आप तय करेंगे कि दुनिया के किस मंडी में किस भाव पर बेचना है अपना सामान। किसान को आजाद किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। हमने यहां तक की व्यवस्था कर दी है कि आपको बक्सर के बाजार में और आरा के बाजार में और सासाराम के बाजार में और मुगल सराय के बाजार में और बनारस के बाजार में और पटना के बाजार में किस भाव क्या बिक रहा है, ये आपको बताने का काम भारत की सरकार करेगी। और इतना ही नहीं करेगी, आपका उपज, उसका दाम अगले सप्ताह क्या हो सकता है, बढ़ सकता है या घट सकता है, उसकी जानकारी भी किसान को दी जाएगी। इस तरीके की व्यवस्था की गई है, इस तरीके का काम किया गया। इसलिए मित्रों, देश तो बहुत आगे बढ़ चला। सब लोग किसान नेता किसान नेता किसान नेता कहते थे। किसने किया किसान का काम? लागत का 1.5 गुना किसने दिया? स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट,
यूपीए के जमाने पर आकर के धूल फाक रही थी, उसको रिपोर्ट को अमली जामा किसने पहनाया तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहनाया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना, मैं हमारे पहाड़ में हर गांव में कोई ना कोई बहन की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई मिलती थी। क्यों? क्योंकि वह सुबह सुबह लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ करती थी, लकड़ी काट के लाती थी तो चूल्हा जलाती थी। आज उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ बहनों को घर में बस दियासलाई जलाई नहीं कि चाय तैयार हुई नहीं। ये सिर्फ गैस का चूल्हा नहीं है। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। एक बहन दिन भर में लकड़ी के चूल्हे के साथ बैठ करके 200 सिगरेट का धुआं अपने छाती में लेती थी। आज उसको गैस का कनेक्शन आने के कारण आने वाले समय में फेफड़े की बीमारियां महिलाओं में कम हो जाएंगी। इसको भी हमको समझना चाहिए। यह है उज्ज्वला योजना की दूरगामी नतीजे, इसको भी हमको समझना चाहिए। अगर मैं बात करूं उजाला योजना की, अब मुझे यहां के आंकड़े मैंने मंगवाए थे और मैं देख रहा था यहां के आंकड़े, तो मेरे ध्यान में आया कि उजाला योजना में 1,95,00,000 एलईडी बल्ब बांटे गए हैं। 1,95,00,000 बिहार में, और सारे देश में 36,66,00,000 एलईडी बल्ब मुफ्त बांटे गए। क्या ये लालटेन युग से एलईडी युग नहीं है? ये परिवर्तन हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं बात करूं स्वच्छ भारत की, इज्जत घर, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हां, मैं यही सासाराम से, मुगलसराय से होता हुआ, आरा से होता हुआ पटना जाता था। शाम के 6 बजे के बाद हमारी बहनों को सड़क पर आना पड़ता था। अपने नित्य क्रम के लिए सुबह सुबह उनको सड़कों पर आना पड़ता था। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? झुंड के झुंड बहनें सड़क पर आती थी। और राम मनोहर लोहिया ने 1966 में लोकसभा में कहा कि भारत में शर्म आती है कि हमारी महिलाओं को अपने दैनिक नित्य क्रम से के लिए निवृत्त होने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता है, सड़कों पर आना पड़ता है। हम सरासर शर्म से झुक जाता है। और मोदी जी ने आज बिहार को 100% इज्जत घर दे दिया है और लगभग 74 लाख, हमारे यहां 1,28,00,000 इज्जत घर बिहार में बने हैं और 100% आपको इज्जत घर दिया गया है। ये हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से सारे देश में 11 करोड़ इज्जत घर बनाए गए हैं। 11 करोड़ 30 लाख इज्जत घर बनाए गए हैं। सौभाग्य योजना, ये बिजली का कनेक्शन घर को देने का काम, उसकी अगर मैं बात करूं तो आपके यहां 32,59,000 लोगों को बिहार में उनके घर में बिजली का कनेक्शन पहुंचाया गया। 29,59,000 लोगों को बिजली का पहुंचाया गया। और सारे देश में 2,06,00,000 लोगों को बिजली का तार दी गई और घर का कनेक्शन दिया गया। इसलिए मित्रों, जब मैं विकास की बात बोलता हूं और अपना रिपोर्ट कार्ड रखता हूं तो बड़े गौरव के साथ अपनी बात को रख सकता हूं और रखने की ताकत रखता हूं। यह आपके साथ मैं बातचीत करना चाहता हूं। यहां बैठे हैं अर्जित जी, यहां बैठे हैं संजय जी डॉक्टर साहब मेरे स्वास्थ्य विभाग के स्टैंडिंग कमेटी के बहुत सम्मानित सदस्य रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।